हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन क्लास। स्टूडेंट जो वीडियो लेकर आए हैं वो है बीए ऑनर थर्ड ईयर सेमेस्टर 6 और ये जो बुक है वो है राजनीति विज्ञान की आपकी बुक है मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी, आधुनिक राजनीतिक दर्शन। और इसका जो चैप्टर जो है वो है आधुनिकरण तथा उसके प्रतिमान। तो इसमें सबसे मैंने आपको मैं बताऊंगा क्या राजनीतिक आधुनिकरण है, क्या उसकी विशेषता क्या है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। और स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो और आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो आते हैं इसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं। राजनीतिक आधुनिकरण है क्या? राजनीतिक आधुनिकरण जिसका संबंध आधुनिकरण के राजनीतिक पक्ष से, मतलब हम इसका संबंध राजनीति के हर पक्ष से लेते हैं। आधुनिकरण की धारणा को समझकर ही हम राजनीतिक आधुनिकरण को समझा सकता है। यदि मैंने एक तरीके से मैं आपको बताऊं कि आधुनिकरण को समझ लिया, आधुनिक मतलब मॉडर्न जो चीज़ें हैं उसको समझ लिया तो समझ लो राजनीतिक आधुनिकरण को हमने समझ लिया है। आधुनिकरण की धारणा एक बहुत व्यापक और विशाल धारणा है। इसका संबंध जीवन के हर क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन से है। तो राजनीतिक आधुनिकरण मतलब होता है जो नया परिवर्तन हो रहा है समाज में उसके हर जीवन के हर पहलू से है। ये राजनीतिक व्यवस्था, उत्पादन प्रणाली, सामाजिक व धार्मिक क्षेत्र और शैक्षिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में सभी से संबंधित है। नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट है वो है विकासशील देशों के संदर्भ में ये सामाजिक आर्थिक परिवर्तन को प्रक्रिया का नाम है। मतलब जो भी सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हो रहा है उसका नाम एक तरीके से राजनीतिक आधुनिकरण है। ये प्राचीन से नवीनता की ओर समाज का प्रस्थान, मतलब प्राचीन से लेकर नवीनता की ओर, मतलब प्राचीन में क्या चीज़ें थी और वो प्राचीन से लेकर नवीनता में क्या क्या प्रस्थान हुआ उसको लेकर हम राजनीतिक आधुनिकरण की बात करते हैं। ये एक बहुमुखी प्रक्रिया है। मतलब बहुमुखी मतलब हम इसको चारों तरफ देखते हैं जो आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों में सुस्पष्ट होती है, मतलब दिखाई देती है। पर्यावरण एक प्राकृतिक पर बढ़ता हुआ नियंत्रण और तकनीकी विकास, औद्योगिकरण, शहरीकरण, बढ़ती जन सहभागिता, बढ़ती राष्ट्रीय व प्रति व्यक्ति आय, संचार साधनों का विकास, सामाजिक गतिशीलता, समाज के सिद्धांत का विकास, राष्ट्रीय एकता के प्रति निष्ठा आदि आधुनिकरण की प्रमुख विशेषता हैं। तो हम इसमें सबसे मेन जो बात करते हैं कि जो किस प्रकार तकनीकी विकास हुआ, औद्योगिकरण, शहरीकरण, बढ़ती जन सहभागिता की जनता की जो सहभागिता वो कितनी बढ़ रही है, बढ़ती राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय, ये सब राजनीतिक आधुनिकरण की विशेषता है। नेक्स्ट है राजनीतिक आधुनिकरण की विशेषता है क्या प्रमुख? वैसे तो पहला है शक्तियों का केंद्रीकरण। ये आपको पॉइंट एक तरीके से याद रखना है ताकि आप इनको एग्जाम में एक्सप्लेन कर सकें। तो राजनीतिक आधुनिकरण की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इनमें मानव जीवन की गतिविधियों से संबंधित सारी शक्ति एक राज्य या व्यवस्था में केंद्रित होने लग जाती है, मतलब राज्य व्यवस्था में केंद्रित होने लग जाती हैं। और इसका प्रमुख कारण तकनीकी विकास, मतलब टेक्नोलॉजी जो आ रही है वो उसके विकास से हो रहा है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बदलाव, संचार साधनों के विकास, प्रतिरक्षा की आवश्यकता का बढ़ना, ये शक्तियों का केंद्रीकरण है। ये सबसे मेन विशेषता है। नेक्स्ट जो सेकंड विशेषता वो है समाज के लिए राज्य की अधिक पहुंच, मतलब जो समाज जो है उसमें राज्य की अधिक पहुंच होना बहुत जरूरी है। तो आधुनिक युग में पुलिस राज्यों को ना होकर कल्याणकारी राज्यों का है। तो मतलब मेन आपको बात याद करनी है कि आधुनिक युग में पुलिस राज्यों का ना होकर कल्याणकारी राज्यों का है। यातायात व संचार के साधनों ने राज्य की सकारात्मक भूमिका में वृद्धि की है। आज सरकार जन कल्याण से अधिक रुचि लेने लगी, मतलब आजकल क्या हुआ, सरकार जो है नई नई रुचियाँ लेकर आ रही है जन कल्याण के लिए और नए नए विचार सामने रखती हैं। नेक्स्ट है लोक कल्याण को बढ़ावा देने वाली सरकारें ही राजनीतिक आधुनिकरण का प्रतिबिंब है। मतलब जो नई नई सरकारें जो आती हैं, नए नए परिवर्तन करती हैं, वो राजनीतिक आधुनिकरण का प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब एक तरीके से परछाई है, आप कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है तीसरा, केंद्र और परिसर के बीच बढ़ती बातचीत। आधुनिक राजनीति समाजों में केंद्र और परिसर की अंत क्रियाओं बहुत बढ़ने लगी। मतलब आजकल हम बात करते हैं तो देखते हैं कि केंद्र और परिसर, परिसर मतलब तो गांव जो समाज है उनकी अंत क्रिया, मतलब कि जो क्रियाएं हो रही हैं आपस में वो बहुत बढ़ने लगी है। और राजनीतिक आधुनिकरण को दो तरफा चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब दो तरफा मतलब दो तरीके से चलने वाली प्रक्रिया है। ये केंद्र का अर्थ तो राजनीतिक व्यवस्था से है और परिसर का अर्थ समाज से है। तो सबसे मेन इसमें केंद्र की बात की जाती है। केंद्र जो है राजनीतिक व्यवस्था के रूप में देखा जाता है, परिसर समाज के रूप में देखा जाता है। तो ये तीन पॉइंट जो थे इसकी विशेषता है। इसके आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ, सत्ता का हस्तांतरण। राजनीतिक आधुनिकरण की अवस्था में सत्ता परंपरागत स्रोत निर्बल होने लगते हैं और उनका स्थान नए स्रोत लेने लगते हैं। इसके अंतर्गत प्राचीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक आदि ये सारे एक तरीके से स्थानांतरण एक तरीके होते रहते हैं। नेक्स्ट दोबारा बताता हूँ मैं आपको, सत्ता का स्थानांतरण। राजनीतिक आधुनिकरण की अवस्था में सत्ता के परंपरागत स्रोत निर्बल, मतलब जो परंपरागत जो स्रोत हैं वो निर्बल मतलब कमजोर होने लगते हैं, उनका स्थान नए स्रोत लेने लगते हैं, जैसे राजनीतिक रूप में, सामाजिक रूप में, आर्थिक रूप में। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है राजनीतिक गतिविधियों का पृथक्करण की विशेषता। राजनीतिक आधुनिकरण की अवस्था में राजनीतिक संस्थाओं का विभिन्नीकरण, विशेषीकरण भी होना आवश्यक माना जाता है कि जब तक हम विभिन्नीकरण नहीं देखेंगे, विशेषीकरण नहीं देखेंगे, तब तक एक तरीके से आधुनिकरण नहीं हो पाएगा।
एक तरीके से हम नया परिवर्तन नहीं देख पाएंगे। तो ये इसमें राजनीतिक गतिविधियों का प्रतिकरण में देखा जाता है। नेक्स्ट है राजनीतिक जन भागीदारी का बढ़ना, मतलब कि मैं आपको बता चुका हूँ कि राजनीति में आजकल क्या हुआ, जन भागीदारी बहुत बढ़ रही है। लोग अपना भागीदारी मतलब कि एक तरीके से राजनीति में अपना एक तरीके से योगदान दे रहे हैं, और जिससे आधुनिकीकरण को एक तरीके से नई पहल मिली है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है जनता का राजनीतिकरण व्यवस्था में प्रति लगाव। राजनीतिक आधुनिकीकरण के लिए लोगों का राजनीतिक व्यवस्था के प्रति लगाव होना जरूरी है। मतलब हम जब भी परिवर्तन देख सकते हैं जब राजनीति में एक तरीके से लोगों का लगाव होगा। नेक्स्ट है जिन देशों में जनता अपने राष्ट्रीय फर्ज के प्रति उदासीन है, वहाँ पर कहीं आधुनिकीकरण नहीं आ सकता। राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अपनापन लाकर ही राजनीतिक व्यवस्था में विकास संभव है। यदि हम अपनापन लेकर आएंगे तभी विकास संभव होगा और तभी परिवर्तन देखने को मिलेगा, तभी राजनीतिक अधिकरण को एक तरीके हम देख सकते हैं। राजनीतिक अधिकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? पहले राजनीतिक संरचनाएं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि प्रभावित करने वाले कारक क्या है। जिन राजनीतिक संरचनाओं का स्वरूप परंपरावादी होता है वहाँ राजनीतिक आधुनिकीकरण की गति धीमी होती है। मतलब हम पुराने विचारों से चलते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, आधुनिक राजनीति जो आधुनिकीकरण की गति जो धीमी हो जाती है। नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट है वो है राजनीतिक संस्कृतिकरण। राजनीतिक संस्कृति क्या है? राजनीतिक आधुनिकीकरण का दीर्घकालीन प्रभाव राजनीतिक संस्कृतिकरण का ही पड़ता है। राजनीतिक संस्कृति मतलब कि किस प्रकार राजनीतिक संस्कृति जो है वो किस प्रकार आधुनिकीकरण पर प्रभाव डाल रही है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है? थर्ड जो पॉइंट है वो है ऐतिहासिक काल नीति। राजनीतिक आधुनिकीकरण की ऐतिहासिक काल नीति संदर्भ में ही संभव हो सकता है। किसी भी राजनीतिक परिवर्तन को इतिहास की काल नीति से अलग करने देखना संभव है। यदि हम काल नीति मतलब पहले की चीज़ों को ना देखें और परिवर्तन की कोशिश करें तो ऐसा देखना असंभव है। किसी भी कार्य करने के लिए उचित समय होता है और उस समय विपरीत किया गया कार्य राजनीतिक व्यवस्था के पतन का कारण बन सकता है। नेक्स्ट है राजनीतिक नेतृत्व। राजनीतिक नेतृत्व जो पॉइंट है उसमें लिख सकते हो आप, राजनीतिक नेतृत्व की प्रक्रिया जो है प्रकृति राजनीतिक आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन या अवरोधित करने वाले दोनों होती है। मतलब हम इसको अवरोधित मतलब रोकने वाली भी होती है और प्रोत्साहन मतलब आगे बढ़ाने वाली भी होती है। किसी देश की राजनेता राजनीतिक आधुनिकीकरण के लिए प्रयासरत हैं और वहाँ राजनीतिक आधुनिकीकरण को आने से रोका नहीं जा सकता। मतलब कि जब सरकारी राजनेता ही एक तरीके से राजनीतिक आधुनिकीकरण के लिए प्रयासरत रहेंगे, हमेशा तत्पर रहेंगे, तो वहाँ राजनीतिक आधुनिकीकरण को आने से कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट है राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाली राजनीतिक व्यवस्था हमेशा ही राजनीतिक आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ाने वाला प्रयास करती है। इसके विपरीत सर्वाधिकारवादी निरंकुश राजनीतिक व्यवस्था का प्रयास हमेशा ही राजनीतिक आधुनिकीकरण का मार्ग में बाधा पहुँचाती रही है। तो ये सारे पॉइंट थे इसको प्रभावित करने वाले क्वेश्चन, और मतलब कि प्रभावित करने वाले कारक क्या है राजनीतिक आधुनिकीकरण को, तो ये क्वेश्चन आता है। और ये टॉपिक का मैंने एक तरीके से एक मेन टॉपिक लिया है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। तो ये क्वेश्चन एक तरीके से आता है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण क्या है, तो आप एक तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इसके अलावा जो नेक्स्ट जो वीडियो है वो जल्द से जल्द आएगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।